सीनियर कांग्रेस लीडर अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अश्विनी कुमार ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पार्टी से बाहर रहकर वो कौमी मफाद के लिए काम करते रहेंगे। मैं पार्टी से 46 साल पुराना नाता तोड़ रहा हूं। ख्याल रहे कि हालिया कुछ दिनों के दौरान आरपीएन सिंह समेत कई लीडर पार्टी छोड़ चुके हैं। अश्विनी कुमार ऐसे वक्त में पार्टी छोड़ रहे हैं जब 5 रियासतों में असेंबली चुनाव हो रहे हैं। ये फैसला पहले भी लिया जा सकता था, मगर मैंने ये सोचा कि शायद जो कमियां पार्टी में आ गई हैं उनका समाधान हो। मगर बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब ऐसी आशा की किरण सामने नज़र नहीं आई तो मैंने भरे दिल से फैसला लिया है। पर एक तरह से मैं एट ईज़ भी अपने आप को समझ रहा हूँ, क्योंकि जो बंदिशें थीं पहले हम पर बतौर मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अब वो नहीं है। इसलिए अपना रास्ता खुद चुनेंगे और देखेंगे कि देश की सेवा किस तरह, किस रूप में, कैसे आगे कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया ने अश्विनी कुमार से बात की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मुस्तकबिल और दाखिली सतह पर जारी खींचतान पर अपने ख्यालात का बरमला इजहार किया। वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार जी उनसे बात करते हैं। सर, 46 साल के आप पार्टी में रहे और अचानक अपने अभी पंजाब में चुनाव चल रहे, इस दौरान अपना इस्तीफा दे दिया। ऐसी कौन सी बड़ी वजह हो रही है कि आपको अपना इस्तीफा देना पड़ा पार्टी से? कई परिस्थितियां थी, कई वजह थी। मैं आधे मिनट के अंदर उन वजहों का जिक्र नहीं कर सकता, मगर एक बात मान लीजिए कि मैंने ये महसूस किया कि मैं अपने आत्मसम्मान को समक्ष रखते हुए और उसको तरजीह देते हुए कांग्रेस पार्टी का मेंबर होकर देश की सेवा नहीं कर सकता। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं रही जिस पार्टी पर हमको नाज था। इसलिए क्योंकि आज भी हमारा मन है कि देश के मुद्दों को उठाएं, देश के प्रति जो अपने फर्ज हैं उनको निभाएं, इसलिए मैंने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी के बाहर रहकर शायद मैं बेहतर ढंग से अपने देश की, अपने समाज की सेवा कर सकूं। और जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी में, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वो देश के सामने हैं। यही तो वजह है कि लगातार कांग्रेस का उतार हो रहा है और आने वाले भविष्य में मुझे कोई उत्थान की आशा नहीं नजर आ रही। सर, क्या कांग्रेस से सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था? क्योंकि जिस तरह से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, हाल के दिनों में ये कहा भी गया कि वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जिस तरह से बेइज्जत करके पद से निकाला गया, मैं समझता हूं पंजाब के लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं, उसको बुरा माना है। अगर किसी बड़े नेता के साथ इख्तिलाफ भी हो तो उसकी बनती डिग्निटी, उसका बनता सम्मान उसको देना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये लोकतांत्रिक राजनीति की मर्यादा है। इस ऐसी मर्यादाओं से मुक्त होकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। सर, चिरंजीव सिंह चन्नी को चेहरा बनाया गया, पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और ये दावा किया जा रहा है कि वो गरीब परिवार से हैं, दलित भी हैं, तो ऐसे में उन्हीं पे दोबारा दाव लगा रही है कांग्रेस वहां। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं करता, मगर आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब सीधा सा है। पिछले दिनों में जो आपने टेलीविजन पर देखा, उससे चीफ मिनिस्टर चन्नी की गरीबी जग जाहिर है। 10-20 करोड़ रुपया तो बहुत कम पैसा होता है किसी के घर से मिलना। तो अगर वो आम आदमी है, अगर वो गरीब आदमी है, तो देश के लोग फिर उसका जवाब देंगे। सर, क्या कांग्रेस की लीडरशिप संभाल नहीं पा रही है या ये वजह है कि आप जैसे लीडर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? क्या वजह, बड़ी वजह कुछ तो रही होगी सर? अब ये तो नेतृत्व को तय करना है कि क्या वजह है कि लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इस पर मैं टिप्पणी क्या करूं? मैंने तो अपनी बात का जवाब दे दिया। एक आखिरी सवाल है सर, पंजाब में चूंकि चुनाव भी हो रहे हैं, अभी कैंपेन भी चल रहा है पंजाब में, कांग्रेस, हालांकि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं सर पंजाब में? मुझे लगता है कि पंजाब में इस बार कांग्रेस की सत्ता कतई नहीं बनेगी। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अप्पू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। चारा घोटाले से जुड़े दुरांडा ट्रेजरी से गैर कानूनी रकम निकालने के मामले में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को राहत नहीं मिली है। सीबीआई खसूसी अदालत ने उन्हें डुरांडा निकासी मामले में कसूरवार पाया है। 18 फरवरी को अदालत ने सजा सुनाने वाली है। इस केस में लालू प्रसाद के साथ साथ 99 मुलजमीन हैं। आपको बता दें, इस मामले में 29 जनवरी को बहस मुकम्मल हो गई थी। टोटल 99 में से कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ? टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन 20 लोगों को एक्यूटल हुआ 20 ओके। और बाकी 36 लोगों को, 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की? 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है?
20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा जी जी 20 लोगों में सर जो एक्टिव हुए हैं उनमें नहीं 3 साल वाले में। अच्छा, 3 साल। वाले में। अच्छा। 3 साल में जो बड़ा नाम है उनका। एक्विटल वाले में बड़ा नाम कोई नहीं है। एक्विटल वाले में जो है कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ सप्लायर्स ही ज्यादा है उसमें। बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी का कहना है कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उन्हें सजा हो रही है। हमारे नुमाइंदे ने सुशील कुमार से बात की। घोटाले के एक और मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। बात करते हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी से। सर, लालू यादव डोरंडा कोषागार मामले में भी दोषी पाए गए हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक हिंदी में कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मुख्यमंत्री रहते जिस तरह से गरीबों को उन्होंने लूटने का काम किया, चपरासी क्वार्टर को बहुत भुनाया उन्होंने। कहते थे मैं चपरासी क्वार्टर में रहता था, मेरे बड़े भाई चपरासी थे, और आज 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो जो उन्होंने किया वो भुगत रहे हैं। और देखिए 4 मामलों में पहले से उनको सजा हो चुकी है। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष है, तो जिस समय इन पर चार्जशीट फाइल हुई उस समय AR किदवई बिहार के राज्यपाल थे और देवगौड़ा थे देश के प्रधानमंत्री। और लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए भी इस मामले को मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा मामला पटना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा था। हम लोगों ने जब 96 में PIL दाखिल किया पटना हाईकोर्ट के अंदर, तो लालू यादव ने पूरी ताकत से इसका विरोध किया कि मैंने इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के तहत जांच आयोग बैठा दिया है, CBI की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इनके तर्कों को खारिज कर दिया, CBI जांच का आदेश दे दिया। उसके खिलाफ लालू जी और उनकी सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और CBI जांच का विरोध किया। और CBI और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल CBI जांच को बरकरार रखा, बल्कि ये कहा कि पटना हाईकोर्ट इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग करेगा। तो अगर राकेश अस्थाना जैसे अधिकारी नहीं होते, जब भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर या डॉक्टर AK विश्वास जो जॉइंट डायरेक्टर थे CBI के अंदर, अगर ऐसे लोग नहीं होते और SN झा जो पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो लालू यादव तो कब को इस सारे मामलों को पचा डाले होते। तो इन्होंने तो पूरा विरोध किया, पूरा प्रयास किया, लेकिन मामले में इतने पुख्ता सबूत थे। उन सारे सबूतों के बाद कोई भी न्यायालय आंख मूंद नहीं सकता था। इसलिए चौथा नहीं, ये 5वां मामला है जो इनको सजा हुई है। और 136 करोड़ तो उस जमाने का 136 करोड़ है, आज उसकी की कीमत होगी करीब 765 करोड़ रुपया। तो आप मुख्यमंत्री थे, गरीबों ने आप पर भरोसा जताया, लोगों ने आंख मूंद कर आपको वोट दिया, अंधाधुंध वोट दिया, और 95 के अंदर लालू जी 170-75 सीटें करीब 2/3 के बहुमत से जीत कर आए। लेकिन उसके बाद इनकी क्या दशा हुई, ये बिहार के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब बिहार की राजनीति में लालू का कोई वजूद नहीं बचा है। RJD के लोग ये आरोप लगाते रहे कि उनको जानबूझकर फंसाया जाता है, इशारा बीजेपी की तरफ होता है। नहीं, फिर वही कर रहा, अगर फंसाया गया होता तो जो न्यायाधीश है वो तो कोई बीजेपी के नहीं है। और झारखंड में जो सरकार है वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस और राजद उनका समर्थन कर रहा है। 10 साल तक केंद्र में लालू यादव सरकार का समर्थन करते रहे, 5 साल तक रेल मंत्री थे, तो क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि देखिए इतने पुख्ता सबूत थे कि कोई जज इनको बचाकर वो जेल नहीं जा सकता है कि इनको जेल से बरी कर दो, खुद जेल चले जाएं। तो इस पूरे मामले में ने बिहार की राजनीति को हिला दिया और पूरे देश को एक संदेश दे दिया कि अगर सत्ता में रहते भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहोगे तो बच नहीं पाओगे कोर्ट की निगाह से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के पूर्व डिप्टी CM और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा आराई जारी है। आज मुख्तलिफ शहरों में हाई स्कूलों के बाहर हिजाब के लिए एहतजाज हुए। मंडिया गडक और में वालिदैन ने एहतजाज किया। कई मकामात पर तनाव का माहौल देखने को मिला। कई स्कूलों में मुस्लिम तालिबात स्कूल पहुंचकर वापस घर लौट गईं। महकमे तालीम के अफसरों ने हाईकोर्ट के अबूरी हुक्मनामे को नाफिज करने की कोशिश की। कई मकामात पर मुस्लिम लड़कियां हिजाब के बगैर क्लासरूम में हाजिर हुई हैं।
जय ना जय हिजाब मामले पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को याद दिलाने की कोशिश की है। ओवैसी ने लिखा है कि 2019 में एयरलाइन ने पुलिस महकमे में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। उस वक्त मोदी हुकूमत ने इस फैसले को गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के मफाद में बताते हुए इसका खैर मकदम किया था। ओवैसी ने ट्वीट में ये दरियाफ्त किया है कि अगर एयरलाइन के लिए तारीखी था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों, उनके वक़ार की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर ओपोजिशन की जानिब से सवाल खड़े किए जाने पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुल्क को सिक्योरिटी फोर्सेस पर फख्र है और उन पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। इस देश में सेना के शौर्य पर कभी संदेह किसी को नहीं था और जो सैनिकों का सम्मान इस देश में है और जिस तरह से हमारी सेना ने पिछले 70-75 सालों में काम किया है, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है और भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो देश और सेना के बारे में अच्छे विचार उनको। यूक्रेन में गैर यकीनी सूरत हाल के तनाजुर में हिंदुस्तान ने वहां मुकीम शहरियों और तलबा के लिए एडवाइजरी जारी की है। कीव में वाक़ हिंदुस्तानी सफारतखाने ने ख़ुसूसन तलबा से आर्जी तौर पर यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। हिंदुस्तान ने शहरियों से यूक्रेन के अंदर सफ़र करने से भी परहेज़ करने को कहा है। बैरून मुल्कों में आबाद शहरियों से भी यूक्रेन का सफ़र न करने की अपील की गई है। एडवाइजरी में हिंदुस्तानी शहरियों से क़याम के हवाले से तफसीलात फराहम करने की भी गुजारिश की गई है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे राब्ता कायम किया जा सके। फ़िलहाल यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफारतखाना तमाम तरह की खदमात और सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा है। वहीं यूक्रेन पर रूस के मुमकिना हमले को टालने के लिए सियासी और सिफारती सतह पर मुलाकातों और मुज़ाकरात का अमल जारी है। हमले के खदशे के दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडन ने बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से फ़ोन पर बात की और यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों ने उम्मीद जाहिर की कि बातचीत के जरिए के मसले को हल किया जा सकता है। उनका मानना है कि यूक्रेन पर हमले के तबाह असरात दुनिया पर होंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मध्य प्रदेश में हिजाब पर पाबंदी और ड्रेस कोड के निफाज को लेकर भले ही शिवराज सिंह हुकूमत ने सभी खबरों को खारिज कर दिया हो, लेकिन हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी का अमल जारी है। पहले सतना, उसके बाद दतिया कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का तहरीरी फरमान जारी कर दिया गया है। दतिया के सरकारी डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा स्कॉलरशिप कैंप में जो 2 तालिबा स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए हिजाब में कॉलेज कैंपस गई तो वहां पर बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कारकुनान न सिर्फ हंगामा किया बल्कि कॉलेज इंतजामिया से हिजाब में आने वाले तालिबात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से हिजाब में कॉलेज में आने को ममनू करार दिया गया है। उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन के साथ अगले दिन से सभी छात्र भगवा वस्त्र धारण करके आएंगे और जो हमारे नागा साधु की बनने की दीक्षा ले चुके हैं छात्र, वो नागा वेश में इधर आएंगे। उसके बाद समाज या प्रशासन हमें उत्तरदायित्व ना ठहराए। हाँ, कोई भी इस तरह का लिबास पहन के नहीं आएगा जिसमें हिजाब भी शामिल है। ये हमने लिखा है और आप लोगों को भी हम लिखो। मध्य प्रदेश के दतिया के सरकारी डिग्री कॉलेज में हुकूमत के मौक़िफ़ के बरअक्स हिजाब को ममनू करार दिए जाने पर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया कलेक्टर को जांच के अहकाम जारी किए हैं। वाज़रे के दतिया के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा स्कॉलरशिप कैंप में जब 2 मुस्लिम तालिबान हिजाब में फॉर्म दाखिल करने के लिए गई तो वहां पर बजरंग दल और
दुर्गा वाहिनी कारकुनान के जरिए एहतजाज किया गया और कॉलेज इंतजामिया से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया था, जिसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल DR राहुल ने कॉलेज में हिजाब को ममनू करार दिए जाने का नोटिस चस्पा करवा दिया था। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्यों ऐसा अहकाम जारी किया है, उसकी जांच के लिए कलेक्टर दतिया को अहकाम दिया है। और साथ ही मैं फिर वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हिजाब पर पाबंदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई तजवीज़ ज़ेर-ए-गौर नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल हमारा दतिया है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो भी मैंने देखा है। महाविद्यालय के प्राचार्य ने किस परिस्थिति में, किस कारण से और क्यों इस तरह का आदेश निकाला, मैंने कलेक्टर दतिया को तत्काल निर्देश दिए कि इसकी तत्काल संज्ञान लें। प्रदेश सरकार पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि हिजाब पर बैन को लेकर सरकार के पास में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए न तो कोई इसमें भ्रम फैलाएं और न ही कोई भ्रमपूर्ण कार्रवाई करें, ये सभी से प्रार्थना है। यूपी के फिरोजाबाद में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया पस्त है और भाइयों बहनों, कोरोना के कारण दुनिया के अंदर तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन भी और जीविका को बचाने का जो अभिनव प्रयोग हुआ, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? तो आप लोगों ने तो समाजवादी पार्टी को वैक्सीन लेकर के वैसे ही ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया तो वैक्सीन का विरोध कर रहे थे ना, वो इसलिए विरोध कर रहे थे जिससे कोरोना की चपेट में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, ज्यादा लोगों को नुकसान हो जाए। लेकिन हमने भी ठाना था अपनी जनता जनार्दन का बाल बांका नहीं होने देंगे, इसलिए वैक्सीन सब जगह उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। हो सकता है वो अपने खानदान के बारे में सोचते होंगे, हो सकता है वो अपने परिवार के बारे में सोचते होंगे, लेकिन भाइयों बहनों, मेरे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और मुझे तो 25 करोड़ जनता के हित के बारे में सोचना है। मोदी जी के लिए 135 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है, तो मोदी जी पूरे भारत के बारे में सोचते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम लोगों ने तय किया ये फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और अब डबल इंजन की सरकार है तो भाइयों बहनों डबल डोज राशन, महीने में 2 बार राशन हर गरीब को उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाइयों बहनों, इससे पहले का इतिहास है, इससे पहले का इतिहास है। इतिहास इस बात को कहता है, जब भी महामारी आती थी, बीमारी से के साथ साथ भूख से लाखों लोग मरते थे, लेकिन इस बार मोदी जी ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था की कि बीमारी से भी नहीं मरने देंगे और भूख से भी नहीं मरने देंगे। सबको राशन, फ्री में राशन। भाइयों बहनों, जब फिरोजाबाद की बात होती है तो बिहार आपके फिरोजाबाद का कांच का उपयोग दम तोड़ रहा था। याद करिए, आज इसको वैश्विक मान्यता मिल रही है। फिरोजाबाद का कांच का उद्योग को हम लोगों ने अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रोज के परेशानी से मुक्त करवा करके हम उसको आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ करके वैश्विक मान्यता दिला रहे हैं। तो यहाँ का किसान, आलू उत्पादक किसान को पहली बार हम लोगों ने समर्थन मूल्य देने के साथ ही आप देख रहे होंगे मथुरा में हमने सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा आलू प्रोसेसिंग सेंटर डाल दिया है, जिसमें लाखों टन आलू की खपत होगी। यहाँ के आलू
इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा पेश आया है और इस हादसे में 5 अफराद हलाक हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई गाड़ियों को रौंद दिया है। तो झारखंड के रामगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई गाड़ियों को रौंद दिया, जिस वजह से 5 अफराद हलाक हुए हैं। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई गाड़ियों को कुचल दिया, जिस वजह से 5 अफराद हलाक हुए हैं। झारखंड के रामगढ़ में यह हादसा पेश आया है। आप तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेलर ने कई गाड़ियों को रौंद दिया, जिस वजह से 5 अफराद हलाक हुए हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, तफसीलात बताएं। जी, ये मामला जो है रांची रामगढ़ NH-33 पे रामगढ़ के पटेल चौक के पास हुई है। ये लगभग 11 बजे के करीब का ये मामला है और ये रांची की ओर से एक हैवी ट्रेलर जो है वो आ रही थी, जिसका ब्रेक फेल था जी। जस्ट पटेल चौक के पास जो है 6 गाड़ियों को अपने जैक में लेते हुए पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जख्मी हैं, वो रांची और रामगढ़ के अस्पतालों में भेजा गया है। फिलहाल रामगढ़ और रांची NH-33 पूरी तरीके से जाम है। जी जावेद, बेहद शुक्रिया आपका। जी, तो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने गाड़ी को रौंद दिया है और इस हादसे में 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें, इस हाईवे पर आपको बता दें कि बेकाबू ट्रेलर ने गाड़ी को रौंद दिया है। ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रेलर जो है काबू नहीं कर पाए गाड़ी को और इस वजह से 5 अफराद हलाक हो गए हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रूस का दावा, यूक्रेन की सरहद पर तैनात कुछ फौजी कैंप वापस लौट रहे हैं। यूक्रेन की सरहद पर फौज की तैनाती से आलमी बरादरी को तशवीश लाहक, यूक्रेन पर हमले का खदशा। तो यूक्रेन मामले को लेकर के रूस ने दावा किया है। यूक्रेन की सरहद पर तैनात कुछ फौजी कैंप वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें, यूक्रेन की सरहद पर फौज की तैनाती से आलमी बरादरी को तशवीश लाहक है। यूक्रेन पर हमले का खदशा। इस बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की सरहद पर तैनात कुछ फौजी कैंप वापस लौट रहे हैं।